हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज, इसका हम ये पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज शायद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं, लास्ट हमारा जो एनिमल टिश्यूज में पार्ट 4 रह गया था, डी वाला नर्वस टिश्यू। फर्स्ट हमारा ए था एपिथेलियल टिश्यू, बी हमने किया था कनेक्टिव टिश्यू, 7 टाइप्स किए थे। उसके बाद हमने किया था सी मस्कुलर टिश्यू, और फाइनल हमारा जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो है नर्वस टिश्यू। ठीक है, और ये नर्वस टिश्यू जो होता है बच्चों, ये जिन सेल्स का बनता है उसको हम बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, अभी समझा देते हैं डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों होता क्या नर्वस टिश्यू। बच्चों हमारी बॉडी में जो हमारा नर्वस टिश्यू है ये बेसिकली किन किन चीजों को मिलकर बना है। एक तो इसमें हमारा ब्रेन आता है, ठीक है। ब्रेन के बाद में एक व्हाइट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से होकर गुजरता है, ठीक है। और इससे फिर दुनिया भर की हमारी क्या निकली हुई है, नर्व्स निकली हुई है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं का। और जो हमारी बाकी जो नर्व्स का जाल है, लगभग हमारी बॉडी में 86 नर्व्स हैं, टोटल 86 नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह होते हैं जो ब्रेन को बाकी ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व्स हैं ये भी हमारे नर्व सेल्स के बने हुए हैं। तो नर्व्स जो है ये सब मिलजुल के हमारे बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है, रस्सीनुमा स्ट्रक्चर। और स्पाइनल कॉर्ड से दुनिया भर की नर्व्स निकली हुई हैं, कुछ ब्रेन से भी निकली हुई हैं। तो टोटल 86 जो नर्व्स हैं बच्चों, उसमें से 2 दर्जन, कितनी, 2 डजन मतलब 12 पेयर्स हो गया। 24 नर्व्स तो निकली है ब्रेन से, और बाकी बच्ची कुछ जो है ना वो 31 पेयर्स वो कहां से निकली हुई है, स्पाइनल कॉर्ड से। टोटल 86 ऐसी नर्व्स है हमारी बॉडी के अंदर, ये मिलके हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक। तो देखते हैं कि जो भी नर्वस सिस्टम है इसके बारे में तो डिटेल में 10th क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमको सिर्फ देखना है कि जो नर्वस टिश्यू जो होता है उसको बनाने वाला सेल कैसा होता है। तो सेल बच्चों ऐसा होता है, इसको कहते हैं न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा साइज का जो सेल है वो न्यूरॉन ही है। इसकी लेंथ 30-35 सेंटीमीटर से लेकर के इट मे बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर, इतना लंबे लंबे सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, फाइबर लाइक सेल्स होते हैं। क्या कहते हैं इनको, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। एंड एक न्यूरॉन जो होता है उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। बेसिकली न्यूरॉन को 2 मेन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है सेल बॉडी, मोटा जो स्ट्रक्चर है, जो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो होता है मेन सेल, ठीक है। इसी के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक। अब इस सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सारा वेल डिस्टिंग्विश्ड प्रोमिनेंट होता है, बहुत आसानी से नोटिस किया जा सकने वाला न्यूक्लियस दिखाई देता है, बड़ा सारा न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों ओर बच्चों पढ़ चुके हैं, एक सेल ऑर्गेनल होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे साइटोप्लाज्म का अधिकतर जगह घेर लेती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है, ये खोखला इंटरकनेक्टेड हॉलो नेटवर्क है शीट्स की और ट्यूब्स की। बट यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में टूट गई है, तो एक ग्रेन्युलर दानेदार दिख रही है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट गई है। इसी को हम यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, निसल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद आता है हमारा खूब सारे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हमको पता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी यदि किन्हीं सेल्स को लगती है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं वो है हमारे नर्व सेल्स। दिन रात एनर्जी खर्च करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और एनर्जी इनको कहां से मिलेगी, भोजन के जलने से। भोजन जलता कहां पे, ऑक्सीडेशन कहां होता है, भोजन का रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ये एनर्जी लिबरेट करता है, एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो खूब सारा यहाँ पे भोजन जमा होता है। तो भोजन जमा करने के लिए यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये छोटी छोटी मैंने ग्रेन्यूल्स दिखा रखी है ना दाने, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एनिमल सेल में। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जलेगा, एनर्जी मिलेगी एटीपी के रूप में, और वही एनर्जी खर्च होती है मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इट इज अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज निसल्स ग्रेन्यूल्स के अलावा खूब सारे राइबोसोम्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन वैसे खूब सारी चीज होते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, प्रोटीन ही होता है वो बनाने की आवश्यकता है। उसके बिना ये मैसेज जाता नहीं। इस हार्मोन को बोलते हैं एसिटिल कोलाइन। क्या कहते हैं इसको, एसिटिल कोलाइन। तो ये जो हार्मोन है ये राइबोसोम्स बनाते हैं, जो कि कुछ इनके ऊपर भी चिपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ तैरते भी रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कुल मिला के बहुत ही घना है, डेंस है। तो क्या क्या मैंने बताया, देयर इज ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ निसल्स ग्रेन्यूल्स, जो कि ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। उसके अलावा देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है हमारा, ओके। और उसके बाद हमारे कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ही हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज,
ये जो सेल बॉडी है इसी को हम साइटोन या फिर सेल बॉडी कहते हैं। अब इस सेल से चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, कुछ समझ में आ गया कि नहीं क्या? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स बच्चों दो मेन प्रकार के हैं। टाइप 1 साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है? तो साइटोप्लाज्म से ऐसे हल्का से पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऐसे इस प्रकार से पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऊपर से नुकीला है, नीचे से चौड़ा है, ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है कि नहीं क्या? और इनके टिप पे छोटे छोटे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मैंने अभी दिखाया नहीं है फिलहाल, बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगा वो। इस प्रकार से होते हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो इनके सबके टिप पे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर वो जो हार्मोन बनता है वो जाके भर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनके अंदर जो स्पेशल हार्मोन भर जाता है बनके, वो है एसिटिल कोलाइन, ठीक है? तो ये जो टेपरिंग पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है दुनिया भर के चारों तरफ, ये बहुत बड़ी संख्या में, इनको बोलते हैं डेंड्राइटिस। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइटिस, ठीक है? और एक जो हमारा नर्व सेल है, ये इन डेंड्राइट्स के माध्यम से क्या है, दूसरे नर्व सेल से संपर्क स्थापित करता है। तो इस प्रकार से पूरा जाल सा बन जाता है। एक एक नर्व सेल जो होता है दूसरे कई सैकड़ों नर्व सेल से आपस में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे हमारे बॉडी में स्किन पे नर्व सेल्स नहीं हो। आप कहीं पे भी टच करोगे, हर जगह नर्व सेल्स के एंडिंग्स है। समझ में आ गया? तो जहां टच करोगे वहीं पे फीलिंग आ जाएगी। तो पूरा जाल हमारी पूरी स्किन पे इन्होंने फैलाया हुआ है। इवन सेंस ऑर्गन, हमारी स्किन हमारी सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन में इनके एंडिंग्स होती है, ठीक? तो जैसे हम स्किन को छूते हैं तो हमको तुरंत पता लग जाता है, तो ये पता इनके कारण चलता है। जैसे हम इसको छूते हैं तो ये हार्मोन जो होता है ये वेसिकल पिचक जाता है और ये हार्मोन रश करता है ऐसे आगे, और ये मैसेज को ट्रांसफर करने का काम भी करता है। तो पूरा टेक्निकल डिटेल्स हम 10th क्लास में देखेंगे कि हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ मैसेज। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर से यहाँ मतलब है। चलिए, तो ये था हमारा डेंड्राइटिस, ये पहला प्रकार का सेल प्रोसेस है। तो सेल प्रोसेस मतलब सेल से निकलने वाले साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। जैसे हमारे अमीबा में नहीं होता क्या स्यूडोपोडिया, वो तो बस गोलमोल होते हैं, यहाँ पे थोड़े पॉइंटेड प्रोजेक्शन है, इनको तो बोलते हैं डेंड्राइटिस। तो फर्क क्या है? पॉइंटेड है एंड दे आर न्यूमरस, बहुत बड़ी संख्या में, छोटे हैं। और एक सेल प्रोसेस ऐसा है जो कि बच्चों बहुत लंबा सारा है, यूनिफॉर्म विड्थ का है। एक ही है, लंबा सारा है, यूनिफॉर्म विड्थ का है, और इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन। तो दीज स्मॉलर प्रोजेक्शंस दे आर नोन एज डेंड्राइटिस, वेयर एज द सिंगल इलोंगेटेड प्रोजेक्शन जो कि यूनिफॉर्म विड्थ का है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। अब ये जो एक्सॉन है बच्चों, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसके अंदर भी क्या होगा, पूरा साइटोप्लाज्म के जो ग्रेन्यूल्स वगैरह होती है, इवन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब इसके अंदर भी होते हैं, ठीक? अब ये साइटोन जो होता है बच्चों एक एक इलेक्ट्रिकल वायर की तरह काम करता है, ठीक? और इसके ऊपर जगह जगह पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि डिसकंटिन्यूस मैनर में कहीं पे है फिर नहीं है नहीं है, इस प्रकार से। ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ये है माइलिन शीथ। शीथ मतलब कवरिंग, और माइलिन एक स्पेशल प्रकार का लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का मिक्स, ठीक है? सो माइलिन इज अ लाइपोप्रोटीन, और ये लाइपोप्रोटीन की क्या कोटिंग है? जैसे हमारे बिजली के तार होते हैं, बनते तो कॉपर या एल्यूमिनियम के, लेकिन उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है पीवीसी का, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, माइलिन शीथ है ये। तो ये एक तरह से इंसुलेट करने का काम कर रही है इसको, ठीक है कि नहीं? मैसेज को लीक नहीं होने देता, ठीक? लेकिन कहीं कहीं पे क्या ये एब्सेंट भी है, ठीक है? तो एब्सेंट क्यों है? वो हमारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा स्पीड से ट्रैवल करवाने के लिए, 80 से लेकर के इवन 100 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड हो सकती है मैसेज ट्रांसफर की, ठीक? तो ये स्थान जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, एब्सेंट, इनको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं इनको? नोड ऑफ रेनवायर। क्या कहते हैं इनको? नोड ऑफ रेनवायर। तो ये नोड्स हो गए अल्टरनेट जगह पे, और ये बाकी माइलिन शीथ हो गई। ये लंबा सारा स्ट्रक्चर ये है एक्सॉन। मैसेज हमेशा साइटोन रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से, और ये फिर किसकी तरफ मैसेज ले जाता है? एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन के टिप पे 2-3 ब्रांचेस निकल जाएंगे, यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाई है। इनको एक्सोनाइट बोलते हैं, एक्सॉन का हिस्सा इज एक्सोनाइट, ठीक है? लिखा नहीं है यहाँ पे मैंने। और ये एक्सोनाइट आगे चल के फिर 2-3 ऐसे फाइन ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स ब्रांचेस बना लेगा, और यहाँ जाके ये बच्चों मसल्स के अंदर धसा होता है। किसके अंदर धसा होता है? ये मसल्स के अंदर। और एक मसल फाइबर में आपको बता चुका हूं सिलिंड्रिकल होता है, तो एक सिलिंड्रिकल मसल फाइबर में एक एक्सोनाइट का टिप धसा होगा, और दूसरा जो नर्व सेल है उसका डेंड्राइटिस नीचे मसल्स में धसा होगा। तो कैसे धसा होता है ये हमारा एक मसल सेल है, ठीक है कि नहीं? क्या ये हमारा मसल सेल है? तो एक न्यूरॉन का तो ये वाला हिस्सा एंड यहां धसा होगा, और दूसरा जो न्यूरॉन है ना उसके डेंड्रॉन, ये वाला हिस्सा, ये टिप वाला हिस्सा, ये यहां होगा, और इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं इसको? SYNAPSE। तो मतलब मसल जो होता है, मसल बच्चों, ये मसल ही क्या है? एक
नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में संपर्क स्थल है, मसल के अंदर ही इनका जॉइंट होता है, ठीक। तो लेकिन थोड़ा सा बीच में गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्टिक गैप या साइनेप्स, ठीक है। तो यहीं पे मैसेज का आदान प्रदान होता है, मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो मैसेज इज ऑलवेज कंडक्टेड फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन, और एक्सॉन का टर्मिनल एंड है ये एंड पार्ट, और ये फिर मसल में धंसा होगा, और अगला जो डेंड्राइटिस है ये वाला डेंड्रॉन, इसके और इसका जो एंड है इसके बीच में गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल के अंदर नर्व सेल्स के बीच का कनेक्शन पॉइंट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया है, अब इसी को हम एक बार रीड कर लेते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया, नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड cells called neurons. A typical neuron shows following parts. न्यूरॉन में कौन कौन से हिस्से होते हैं, पहला मैंने बताया सेल बॉडी साइटोन, इट हैज ए लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है। इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साइटोप्लाज्म में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जी लिबरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, पावर हाउस। निसल्स ग्रेन्यूल्स, ये मैंने बताया ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, दानेदार छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है। ग्लाइकोजन की ग्रेन्यूल्स होती है, ग्लाइकोजन मैंने बता दिया रिजर्व फूड होता है एनिमल सेल का, ये टूटेगा, ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज इज बर्न्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द सेल गिव्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल प्रोसेसेस, सेल से निकलने वाले एक्सटेंशंस को बोला है सेल प्रोसेसेस या फिर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ठीक है। दो प्रकार के, पहले डेंड्राइटिस, मैंने बताया ये छोटे हैं, टाइनी हैं, पॉइंटेड हैं और न्यूमरस बड़ी संख्या में। So these are numerous tiny projections, pointed भी लिख सकते हैं, tapering भी लिख सकते हैं, to make connections with other neurons। कोई कह सकता है कि एक्सॉन तो एक ही है, डेंड्राइटिस इतने सारे क्यों, डेंड्राइटिस प्लूरल है, डेंड्रॉन सिंगुलर, इतने सारे क्यों है, ताकि ये एक न्यूरॉन जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स से कनेक्शन स्थापित कर सके, ठीक है कि नहीं क्या। सो these projections to make, so they are numerous, इतने सारे क्यों है, so as to make connections with other neurons, ताकि दूसरे न्यूरॉन से जुड़ सके। At their tips, इनके टिप पे बच्चों छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फिल्ड विद ए स्पेशल केमिकल, ये केमिकल है एसिटिल कोलाइन, ये है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, इसी की मदद से मैसेज ट्रांसफर होता है, समझ में आ गया। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन उसका काम होता है ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब इस प्रकार से बहुत सारे नर्व सेल्स, एक सेल इसके इधर टिप पे, इधर हमारा एंड पे क्या हो जाएगा, साइटोन फिर एक्सॉन, तो साइटोन से एक्सॉन, फिर दोबारा अगले वाले का साइटोन से एक्सॉन, साइटोन से, इस प्रकार से क्या है, नर्व सेल्स की एक बड़ी सारी ट्रेन बन गई। इस एंड टू एंड नर्व सेल्स की ट्रेन को ये हम नर्व कहते हैं, क्या कहते हैं हम, नर्व। और बेसिकली नर्व्स हमारी दो मेन प्रकार की होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होती है बच्चों जो सेंस ऑर्गन से मैसेज पिक करती हैं और ब्रेन तक ले जाती हैं एनालिसिस के लिए, समझ में आ गया। तो सेंसरी नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है, स्किन हमारी पहली सेंस ऑर्गन है, आईज दूसरा सेंस ऑर्गन है, ईयर तीसरा सेंस ऑर्गन, नोज चौथा सेंस ऑर्गन है, टंग 5वां सेंस ऑर्गन है, समझ में आ गया। ये पांचों में स्पेशल सेल्स होते हैं जो कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस को परसीव करते हैं। स्टिमुलस मतलब एनीथिंग जो कि हमको रिएक्ट करने के लिए बाध्य करे, स्टिमुलस कहलाता है। हमने नींबू का रस मुंह में डाला, एकदम से खट्टा लगेगा, टेस्ट स्टिमुलस है, ठीक है कि नहीं क्या। किसी ने चूटी काटी, गर्म चीज लगाई, पिन चुभोई, दर्द होगा, स्टिमुलस है, समझ में आ गया। हम रिएक्शन शो करेंगे। तो किसी भी स्टिमुलस के रिसीव होने पर ये जो सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, ये फिर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या है वो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन एनालाइज करता है और फिर आदेश देता है मसल्स को कि क्या करना है क्या नहीं करना, जवाब प्रतिक्रिया देने के लिए, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये नर्व्स जो कि मैसेज सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाती है, सेंसरी नर्व, और दूसरी नर्व होती है जो ब्रेन का आदेश लेकर के जाती है हमारी मसल्स तक, और मसल्स के माध्यम से हमारा हाथ पैर हिला पाएंगे, हमारे रिस्पॉन्स शो कर पाएंगे, वो कहलाती मोटर नर्व्स, समझ में आ गया। तो सेंसरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाती हैं, एंड मोटर नर्व्स ब्रेन से बैक टू इफेक्टर ऑर्गन्स दैट इज मसल्स, समझ में आ गया। तो दो मेन प्रकार की नर्व्स होती हैं हमारी। मैसेज एक्सॉन, मैसेज हमेशा क्या है, साइटोन से एक्सॉन की तरफ ही जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो ये समझ में आ गया। एसिटिल कोलाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, याद रखेंगे, इसके बिना काम हो नहीं पाएगा। उसके बाद एक्सॉन हमारा ये सेल प्रोसेस, इट इज लॉन्ग थिन एंड फिलामेंट लाइक, धागे जैसा है, बिल्कुल लंबा सारा, यूनिफॉर्म विड्थ का। इट इज कवर्ड विद ए माइलिन शीथ, ठीक है। और इस पे किसकी कोटिंग है, जगह जगह पे डिसकंटिन्यूअस फैशन में माइलिन शीथ की कवरिंग है, जो कि एक लाइपोप्रोटीन लिपिड प्रोटीन का मिक्स है। द रीजन्स वेयर माइलिन इज एब्सेंट, जहां जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उन रीजन्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, रणवीर नहीं बोलेंगे, रेनवायर। एट द टर्मिनल एंड, और जहां पे एंड है इसका, देयर इज ए गैप
कॉल्ड साइनेप्स। ये एक गैप है छोटा सा, दो नर्व सेल्स के बीच का एक गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स या साइनेप्टिक गैप। और ये गैप होता है नॉर्मली मसल के अंदर, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पूरा हिस्सा जो गोल में मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है कि नहीं क्या? एंड द मैसेज फ्लोज फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन। बच्चों बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, आप तो यहाँ पे अगर डायग्राम भी कर लोगे इनफ। यहाँ पे नॉर्मली नर्व सेल का डायग्राम से ज्यादा पूछते नहीं है कुछ भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये था बच्चों हमारा नर्व सेल। लास्ट एनिमल टिश्यू। अब कुछ आपके इक्के दुक्के छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए हमारे। एक हम देखेंगे बच्चों, प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर की परत होती है, उसका रोल क्या होता है प्लांट्स में, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका। एंड जो बहुत ही पुराने पेड़ होते हैं ना, बहुत ही पुराने ओल्ड ट्रीज होते हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने, उनका जो पेड़ का जो तना होता है, तने के ऊपर जो छाल बन जाती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, खुरदरी हार्ड हो जाती है। तो कॉर्क टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, कैसे बनती है, और वो क्यों एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। चलिए तो ये मैं रब करता हूं, समझ में आ गया आपको? ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस? व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? बच्चों एपिडर्मिस जो है ना, ये डर्मल टिश्यू है, आउटर मोस्ट टिश्यू है। जो काम हमारा स्किन का है ना, चमड़ी का, वही काम एपिडर्मिस का होता है प्लांट। प्रोटेक्शन है बेसिकली काम, और भी बहुत सारे काम है, देखेंगे बच्चों क्या। तो इसको मैं पॉइंट्स में लिखा देता हूं आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम एपिडर्मिस का, एपी मींस अबव, सबसे बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन। एपिडर्मिस इज द outermost covering of plants and provides what? Protection. ये हमको क्या है? सुरक्षा देती है प्लांट्स को, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट। बच्चों बहुत सारे हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की कमी से जूझना पड़ता है, ठीक है। तो वो पानी को बहुत ज्यादा लूज करना अफोर्ड नहीं करते, ठीक है। अब मुझे पता है डेजर्ट में पानी की कमी है, और डेजर्ट में आपने देखा होगा जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां बच्चों, हरी प्लांट, जितने भी प्लांट सभी की पत्तियां, पानी लगातार नीचे से जो पहुंचता है पत्तियों तक, उसको क्या है? ट्रांसपायर कर देती है। ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है? उसको वाटर वेपर के रूप में उड़ा देती है। और ये होता है स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जितनी बड़ी पत्ती, जितना ज्यादा सरफेस, उतने ज्यादा स्टोमेटा, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। तो एक तो डेजर्ट प्लांट ने पानी के बचाव के लिए क्या सीखा है बच्चों? जहां पानी की कमी होती है वहां पे उनकी पत्तियां छोटे साइज की हो जाती है। दूसरा बच्चों, उनकी जो पत्ती की जो सतह होती है ना, दोनों ही तरफ बहुत सारा लेयर, खासकर ऊपर वाली जो सतह होती है उस पर एक वैक्सी लेयर की सिक्रीशन होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। और ये क्या करता है? आधे से ज्यादा स्टोमेटा को तो बंद ही कर देता है ऊपर वाली सतह पे, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है? ऊपर वाले स्टोमेटा बिल्कुल काम नहीं आते, नीचे वाली सतह पे थोड़े बहुत जो होते हैं वो CO2 का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन को बहुत हद तक कम कर देता है, क्यूटिकल, ठीक है। फिर ऊपर की जो पत्ती की सरफेस होती है उस पर वैक्सी लेयर होती है, तो इससे देखो बहुत सारे फायदे, कोई भी जर्म्स, कोई भी फंगस के स्पोर्स वगैरह, वो सब उसके अंदर, पत्ती के अंदर घुस नहीं पाएंगे, ठीक है। पानी जो घुसेगा, पानी सड़ाता है टिश्यूज को, तो पानी नहीं घुस पाएगा अंदर, पानी टपकते तुरंत नीचे गिर जाएगा स्लिप होके, तो ये उसको स्लिपरी और स्मूथ और शाइनी बना देती है सरफेस को, ठीक है। ये कहलाती है क्यूटिकल। समझ में आ गया? वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। एपिडर्मिस secretes a waxy layer of cuticle on leaves, ठीक है। It is water resistant and provides प्रिवेंट्स लिख देते हैं, एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस
एक तो ट्रांसपिरेशन को कम कर देती है और चोट से भी बचाती है। मैकेनिकल इंजुरी या फिर वाटर लॉस इसको रोकती है, ठीक है कि नहीं क्या। और मैंने बताया जैसे फंगस वगैरह के, बैक्टीरिया वगैरह के जो स्पोर्स वगैरह होते हैं वो पत्ती पे अगर कहीं से भी एटमॉस्फेयर में से आके गिर के जम गए तो उनको भी घुसने नहीं देती है, ठीक है नहीं क्या। इट ऑल्सो कीप्स अवे पैरासाइटिक फंगस। पैरासाइट्स वो होते हैं जो परजीवी होते हैं, दूसरे के शरीर पे जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। इट ऑल्सो कीप्स अवे पैरासाइटिक फंजाई, ठीक है कि नहीं क्या। नॉर्मली फंगस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं पत्तियों के अंदर, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए उसके बाद एपिडर्मिस ही वो लेयर है बच्चों जिसके अंदर लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा के कारण ही ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा के कारण ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाते हैं जिससे भोजन बन पाता है। स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है ना क्या। एपिडर्मिस contains tiny pores called stomata which are responsible for gaseous exchange and transpiration। क्लियर है, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक। उसके बाद बच्चों जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या छोटे भी ले लो, उनमें जो रूट्स होती है ना, रूट्स फॉर एग्जांपल ये रूट ही है, ठीक है। इस रूट की जो एपिडर्मिस है वो यूनिसेल्युलर कुछ रूट हेयर्स बनाती है, और ये रूट हेयर ही वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सिंगल सेल्ड रूट हेयर कौन बनाता है, एपिडर्मिस ही बनाती है, ठीक है कि नहीं क्या। इन रूट्स the epidermal cells form क्या, unicellular root hair which absorb क्या, water and minerals from the soil, water and minerals from the सॉइल। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों क्या, एपिडर्मिस का इंपॉर्टेंट रोल। और एक छोटा सा और टिश्यू आपका बच्चों, कॉर्क टिश्यू। कॉर्क मतलब पेड़ की जो छाल होती है वो किस प्रकार से एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है वो भी देखेंगे हम। तो ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से समझ के। अगला हमारा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। चलिए तो रब कर देता हूं मैं इसको, क्लियर है। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। हाउ डज द कॉर्क act as a protective tissue। कॉर्क होता है पेड़ की छाल, ठीक है। बच्चों जो पेड़ बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है ना, बड़ा पेड़ है, ओल्ड ट्री, तो उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है, वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने वजन के कारण वो भरभरा के गिर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो तना स्टेम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, हार्ड हो जाना चाहिए। तो तने को ज्यादा एक्स्ट्रा मजबूती कैसे मिलेगी, तो ध्यान देंगे बच्चों, जैसे जैसे पेड़ पुराना होते जाता है बच्चों, मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो कुछ मेरिस्टेम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट बॉडी में शुरू से ही होते हैं, बचपन से ही, लेकिन कभी कभी आवश्यकता के अनुसार कुछ मेरिस्टेम डेवलप होते हैं लेटर ऑन प्लांट बॉडी में, रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो बच्चों जो पेड़ बहुत पुराना हो गया, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट स्ट्रेंथ की जरूरत है, ऐसे समय में बच्चों जो हमारी एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में। किसके रूप में, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होता है जो शुरू से नहीं है प्लांट बॉडी में, बाद में डेवलप हुआ,
जबकि प्राइमरी मेरिस्टम विच वाज देयर फॉरएवर, जो हमेशा से होता है, 3 प्रकार के हम देख चुके हैं, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड, और तीसरा क्या बताया था मैंने, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टम मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी मेरिस्टम, ये हमारी एपिडर्मल जो सेल्स हैं वही निर्माण करते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं कुछ कुछ जगहों पे क्या करते हैं, स्पेशल सेकेंडरी मेरिस्टम में बदल जाते हैं, और वो एपिडर्मल सेल्स अपने बाहर की तरफ नए नए सेल्स बना करके कट करते जाते हैं, नए नए सेल्स की मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके अंदर खूब सारा लिग्निन, सुबेरिन, इस प्रकार के सब्सटेंस का डिपोजिशन करके, कई उसके अंदर जो है हमारे सॉल्ट्स वगैरह का डिपोजिशन करके उसको हार्ड मिनरलाइज कर देते हैं, और इस प्रकार से डेड बार्क टिश्यू बनता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं कई जगह। ठीक है कि नहीं क्या? और ये जो स्ट्रक्चर है ये उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती, हार्डनेस देने का काम करता है। समझ में आ गया? पेड़ तो टॉपल ओवर होकर गिरेगा नहीं, ठीक है, तेज आंधी तूफान में भी गिरेगा नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉर्क। ठीक है, चलिए, तो इनके कॉर्क का जो सेल्स होते हैं इसके जो कोई इंटरसेलुलर गैप नहीं होता, डेड टिश्यू होता है। ये क्या है? डेड टिश्यू है, लिविंग नहीं है। इन ओल्डर प्लांट्स द आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, द outer layer of epidermis is replaced by a layer of secondary meristem, layer of secondary meristem which cuts off several layers of cells। कट्स मतलब डिवाइड कर करके बनाते हैं नए। ठीक है, several layers of cells आउटसाइड, बाहर की तरफ, आउटसाइड इट। ठीक है, और ये बिल्कुल डेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, कोई बीच में गैप नहीं होते। These cells are completely dead and arranged compactly without any intercellular spaces। समझ आ गया? इसी टिश्यू को बच्चों कहते हैं कॉर्क। ठीक है, दिस लेयर, डेड लेयर जो है ना, इज कॉल्ड कॉर्क। इसी को बार्क भी कहते हैं, छाल। ठीक है ना, इंग्लिश में ये टेक्निकल वर्ड, साइंटिफिक वर्ड, कॉर्क या फिर बार्क। ठीक है, और इसमें मैंने बताया हार्डनेस देने वाला एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, सुबेरिन, पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोलिनकाइमा में भी होता है। इट contains a chemical called suberin, SUBERIN। ये हमारा सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि इसको हार्डनेस देता है। ठीक है, सुबेरिन which makes it impervious। इम्परवियस का मतलब होता है बच्चों कि आर पार न जाने देना, जैसे परमिएबल होता है ना, आर पार अलाउ करना, इम्परवियस रोक देना। ठीक है, इम्परवियस टू एयर एंड वाटर, ना तो हवा पानी अंदर पार जा नहीं पाएगा, एयर एंड कुछ भी आर पार नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो काम क्या है इसका? इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ओल्डर प्लांट्स। ठीक है, ये है बच्चों किसका फंक्शन? कॉर्क का। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है टिश्यूज वाला ये खत्म होता है। आपके टेक्स्ट बुक के अधिकतर क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम चालू करेंगे बच्चों एक चैप्टर साइंस का भी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे हम। अगला जो हमारा है ना बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम बाद में करेंगे। इसके पहले हम क्या है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, मोशन वाला। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, आप ये अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।